हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के क्लिनिकल एसेंशियल डिटेल्स, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको फर्स्ट ईयर में दैट इज द बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल एज सेकेंड सेमेस्टर के क्लिनिकल ड्यूटी के लिए कौन कौन से क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करने हैं, जिसे हम पॉकेट आर्टिकल भी बोलते हैं। इसके अलावा आपकी ड्यूटी आवर्स कितनी होती है, आपको कितने क्लिनिकल असाइनमेंट लिखने होते हैं, आपके क्लिनिकल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल वार्ड में एज अ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट आपको क्या करना होता है। तो आज की वीडियो क्लिनिकल ड्यूटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के क्लिनिकल ड्यूटी के लिए आपको कौन कौन से क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर पॉकेट आर्टिकल आपको परचेस करने हैं। तो मेरे पास अभी जो प्रेजेंट टाइम में पॉकेट आर्टिकल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी वो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉकेट आर्टिकल्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे लिया था, बट अभी जैसे कि मेरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ किसी ने गायब कर दिया, तो कुछ टूट गए, डैमेज हो गए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें मेरे पास सही बची हुई हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें प्लान कर लें। तो बच्चों, सबसे पहले जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो इस तरीके का एक बैग आपको अपने पास रख लेना है, जिसमें ऐसा चेन लगा हो। ठीक है, ऐसे चेन वाला बैग आप ले लेना और उसमें सेक्शंस हों। काफ़ी टाइम से मैंने इसे बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सेक्शंस हों। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ आपको आपके पॉकेट आर्टिकल्स को सेफ रखने के लिए, ठीक है, सेफ रखने के लिए, सेफली हैंडल करने के लिए, सेफली कैरी करने के लिए आपको इस तरीके का बैग लेना होगा। और आप मतलब ट्राई, ये तो मैंने बहुत बड़े साइज का लिया था, बट आप चाहो तो इसका एक मतलब इतना, इसका हाफ समझ लो, उतना बड़ा भी रख लोगे। क्योंकि पता है कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं ना कि जो हमारे एप्रन में 2 पॉकेट्स लगे होते हैं उसमें वो बोलते हैं कि पॉकेट आर्टिकल है तो उस पॉकेट में कैरी करो, अदरवाइज अटेंडेंस एब्सेंट मार्क कर देंगे। मतलब मेरे पोस्टिंग में तो यही रूल था, मेरे टीचर्स ने बनाया था कि जिसके पास ये पॉकेट आर्टिकल्स जिसके पॉकेट में नहीं मिलता है उसको वो लोग एब्सेंट कर देते थे। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, बट पॉकेट में चीज़ों को कैरी करना ना बहुत हैवी लगता है, तो इसलिए मैं इस तरीके का बैग था। बट ये होता है कि इस बैग को आपको ऑल द टाइम ड्यूटी टाइम में इन हैंड आपको कैरी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख लेना, अगर आप अपने पॉकेट साइज का कोई बैग लेना चाहते हो तो आप उस टाइप का भी बैग ले सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा बैग अपने पास रख लेना। इसी के अंदर आपको आपके सारे पॉकेट आर्टिकल्स कैरी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉकेट आर्टिकल है वो होता है आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करना है। देखो, पॉकेट आर्टिकल की जो नीड क्यों है, तो पॉकेट आर्टिकल आपको वाइटल साइन के लिए चाहिए और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये जो है जिसे हम नी हैमर बोलते हैं, ये रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो, ये नी हैमर है जिसको हम रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये है हमारा ट्यूनिक फॉर्क। ठीक है, इससे हम हियरिंग टेस्ट करते हैं कि मतलब जो जिस पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं उसका हियरिंग एबिलिटी कितना है। ठीक है, हम वो सब चेक करते हैं इस ट्यूनिक फॉर्क की हेल्प से। और ये हमारा नी हैमर जिसको हम रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 2 फिजिकल एग्जामिनेशन के मेन आर्टिकल होते हैं जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपको परचेस करना होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बात करें स्टेथोस्कोप का, तो स्टेथोस्कोप की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी कितनी ज़रूरत आपको पड़ती है, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दी हूँ। ठीक है, इस वीडियो स्टेथोस्कोप की वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो इसके अलावा आपके पास वाइटल साइन के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए दैट इज़ आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए। ठीक है, आपके इस पॉकेट आर्टिकल वाले बैग में थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, मेजरिंग टेप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक येलो लाइट वाली टॉर्च होनी चाहिए, छोटी टॉर्च, मतलब मेरे पास थी, बट मतलब यार 4 साल में एक ही टॉर्च कितना चलाऊंगी ना, वो थोड़ा डैमेज हो गया था। बहुत ज़्यादा महंगा लेने का ज़रूरत नहीं है टॉर्च, नॉर्मल जो 20-25 मतलब 50 रुपीज़ के अराउंड आप कोई भी नॉर्मल येलो लाइट वाला टॉर्च आप ले लेना। उससे क्या होता है कि आप विजुअल एबिलिटी चेक करते हो। ठीक है, या फिर मतलब विजुअल एबिलिटी या कोई भी चीज़, टॉर्च इसेंशियल होता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए। इसके अलावा देखो, अभी हमने कितनी चीज़ें डिस्कस करी हैं, ट्यूनिक फॉर्क, नी हैमर, थर्मामीटर, मेजरिंग टेप एंड येलो लाइट टॉर्च आपको अपने पास रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक स्नेलन चार्ट आता है। स्नेलन चार्ट क्या होता है, वो विजुअल एबिलिटी को चेक करने के लिए, मतलब मैनुअली विजुअल एबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्नेलन चार्ट एक चार्ट आता है। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो अगर आप
चश्मा लगाते होगे मेरी तरह, तो आप अगर कभी चश्मे की शॉप पे किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास अगर आप कभी गए हो तो वो आपको कुछ वर्ड्स रीड करवाते हैं ना, मतलब ऐसे लेंसेज लगा करके कुछ वर्ड्स रीड कराते हैं ना, जिसमें कुछ बड़े लेटर लिखे होते हैं, कुछ छोटे लिखे होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो इस तरीके का एक पूरा प्रॉपर चार्ट आता है, उसे हम स्नेलन चार्ट बोलते हैं, ठीक है। वो आपको मार्केट में अराउंड मतलब वेरी करता है प्राइस, बट फिर भी आप 100 से 200 के बीच में वो चार्ट आपको मिल जाएगा। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी शॉप से आप ले रहे हो, ठीक है, और क्या साइज आप ले रहे हो। तो बहुत सारी फैक्टर्स पे स्नेलन चार्ट का जो प्राइस है वो डिपेंड करेगा। तो इतनी चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं, जिसमें फिर से अगर हम रिपीट करें तो ट्यूनिक फॉर्म, ठीक है, फिर नी हैमर, थर्मामीटर, मेजरिंग टेप, येलो लाइट टॉर्च, और फिर उसके अलावा स्नेलन चार्ट आपके पास होना चाहिए। इन एडिशन आपके पास एक पॉकेट साइज नर्सेज डिक्शनरी होनी चाहिए, जिससे आप मेडिकल टर्म्स आपको ईजी हो चीज़ें समझने के लिए। वैसे नर्सेज डिक्शनरी आपके नॉलेज के लिए है, अगर आप सचमुच नर्सिंग को बहुत डीपली जानना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है, तो आप ले लेना नर्सेज डिक्शनरी। अदरवाइज कुछ बेसिक मेडिकल टर्म्स आप एक नोटबुक में मतलब ऑनलाइन सर्च करके लिस्ट बना सकते हो, और बाकी चीज़ें आपको क्लिनिकल पोस्टिंग जैसे जैसे आपकी सक्सेसिव सेमेस्टर में क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी, आपको बहुत सारे क्लिनिकल टर्म्स आपको पता चलते जाएंगे। अगर आप नर्सेज डिक्शनरी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी है क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाने के पहले। एंड आई थिंक मतलब मेरे कॉलेज में टीचर्स ने ये लिस्ट हमें दी थी, एंड मोस्टली सभी कॉलेजेस में ये लिस्ट स्टूडेंट को दे दिया जाता है कि भाई इतनी चीज़ें खरीद लेना, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में लिस्ट बताया जाता है तो ये सारी चीज़ें लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके कॉलेज के साइड से आपको फोर्स नहीं किया जाता है ये सारी चीज़ें परचेज करने के लिए, तो पैसे वेस्ट मत करना, क्योंकि देखो ये सैड एंड डार्क रियलिटी है नर्सिंग कॉलेजेस की, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की। हाँ, 99.9% तो यही है। अगर 1% किसी कॉलेज में अच्छे से सिखाया जाता है तो आप लकी स्टूडेंट की लिस्ट में आते हो। यूजुअली क्या होता है ना, टीचर्स आपको बहुत फोर्स करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें खरीद लो, बट एक्चुअल में वार्ड में बहुत रेयरली ही कोई टीचर आपको चीज़ें सिखाने आएगा। ये बस दिखाने के लिए होता है, इसका यूज़ बताने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आप देख लेना, अगर आपके कॉलेज के साइड से आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि आप ये सारी चीज़ें खरीदो, तभी खरीदना, अदरवाइज जब तक पॉसिबल हो तब तक अवॉइड करो। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत पैसे लगा के ये सारी चीज़ें खरीदी थी, एंड इसके बाद पूरे 4 साल की जर्नी में कभी कोई टीचर ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन बताए, ठीक है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमने खुद से ही सीखी हैं। तो ठीक है, आप देख लेना आपके कॉलेज का क्या एनवायरनमेंट है, किस लेवल के टीचर्स हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, आप अपने अकॉर्डिंग इतना तो ऑब्जर्व करके इवेलुएट कर ही सकते हो। तो अगर आपको पॉकेट आर्टिकल्स लेने हैं तो आपको जो मैंने लिस्ट ऑफ पॉकेट आर्टिकल्स बताए हैं, आपको यही सारी चीज़ें लेनी होती हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अब इसके अलावा एप्रन को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मतलब कुछ कमेंट्स मैं देखे हैं मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस पे। तो देखो, एप्रन ना आपको कॉलेज के साइड से मिलता है, कॉलेज वाले आपसे पैसा सबमिट कराते हैं, कॉलेज में ही आपको पे करना होता है, क्योंकि जो एप्रन का पॉकेट होता है उस पर आपके कॉलेज का लोगो लगा होता है, तो वो आपको आपके कॉलेज के साइड से ही मिलेगा। मतलब आपका कॉलेज आपको कब एप्रन देगा ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको क्लिनिकल पोस्टिंग पे भेजने के पहले कॉलेज आपको एप्रन दे देगा, क्योंकि क्लिनिकल पोस्टिंग में एप्रन पहनना मैंडेटरी होता है, ठीक है, नर्सिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप एप्रन को लेकर के बहुत टेंस्ड मत हो, क्योंकि वो आपके कॉलेज की प्रॉब्लम है। अगर वो आपको एप्रन नहीं देते हैं, आपसे चार्जेस वो बोलेंगे, आपने उनको चार्जेस पे कर दिया, अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कब आपको एप्रन देंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लिनिकल आर्टिकल्स या फिर पॉकेट आर्टिकल में आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी है ये मैंने बता दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्लिनिकल ड्यूटी किस तरीके से लगाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम क्लिनिकल ड्यूटी आर्ट्स को डिस्कस करें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, तो देखो आपकी जो फर्स्ट ईयर की ड्यूटी होती है वो 2 तरीके से लगाई जाती है। पहली होती है आपकी पार्शियल शिफ्ट और दूसरा होता है आपका कंप्लीट शिफ्ट, ठीक है। तो यूजुअली देखो, अगर हम रियलिटी देखें तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं, जिनकी नर्सिंग जर्नी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई होती है, ऐसे स्टूडेंट्स नर्सिंग ड्यूटीज को लेकर के बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होते हैं। उनके लिए हर एक चीज़ बिल्कुल नई होती है, उनको सारी चीज़ें जीरो से स्टार्ट करनी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे यूजुअली कॉलेजेस क्या करते हैं कि अभी आपको वो हैबिट दिलाएंगे कि आपको किस तरीके से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे इवन 8-8 घंटे की ड्यूटी करनी है। तो स्टार्टिंग से वो आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उनकी पार्शियल शिफ्ट लगाई जाती है। दैट इज, जैसे मान लो
पार्शियल शिफ्ट मतलब हाफ डे की शिफ्ट और हाफ डे का आपका कॉलेज। जैसे कि अभी आपका जो कॉलेज है, मान लो अगर आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया है तो आपने नोटिस करा होगा कि आपके कॉलेज की जो भी टाइमिंग है, जैसे कि मान लो सुबह से लेकर के शाम तक यूजुअली कॉलेज की टाइमिंग होती है, तो 8 AM से अगर आपकी टाइमिंग है तो इवनिंग 4 PM तक आपके कॉलेज है, या फिर 9 to 5 होता है, कहीं कहीं 10 to 4 होता है, मतलब इस तरीके से कॉलेज की टाइमिंग वेरी करती है। तो जब आपकी पार्शियल शिफ्ट लग जाएगी तो पार्शियल शिफ्ट में कॉलेज 2 काम करा सकता है। मान लो जिन बच्चों का 8 से 4 का कॉलेज है, उन बच्चों को क्या बोला जाएगा कि 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, हाँ मतलब 4 घंटे आप हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी करो, एंड देन फिर आप 12 से 1 मतलब जो भी वो आपको लंच टाइम दे, इस बीच आपको कॉलेज वापस आना है, एंड देन उसके बाद लंच के बाद से लेकर के शाम तक जो भी कॉलेज का टाइमिंग है उसमें आपको आपका क्लास अटेंड करना है। जैसे कि अगर मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यूटी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो हमारा ये था कि हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होती थी वो 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक होती थी, लेकिन जो हमारी क्लिनिकल ड्यूटी होती थी वो हमारी सुबह के 8 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक होती थी। उसके बाद 12 से 1 हमारा लंच होता था। तो मेरे कॉलेज और जिस हॉस्पिटल में हमारी ड्यूटी लगती थी वहाँ का डिस्टेंस 5 किलोमीटर था, ठीक है। तो हम 12 बजे जब ड्यूटी से फ्री होते थे तो हम 12 से 1 के बीच में हमको बाई ऑटो या जिसके पास स्कूटी थी जैसे भी ट्रैवल करके वापस कॉलेज आना होता था, और कॉलेज में आके जो भी हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता था हम लंच करते थे, एंड देन हम फिर 4 बजे तक अपनी क्लासेस अटेंड करते थे। तो कुछ इस तरीके से आपकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में मतलब मॉर्निंग टाइम में पार्शियल शिफ्ट ना लगा के इवनिंग टाइम में पार्शियल शिफ्ट लगा दी जाए, मतलब आप मॉर्निंग में लंच तक आपको क्लासेस कराए जाए और लंच के बाद आपको ड्यूटी कराया जाए। तो आपका जो क्लिनिकल आवर है वो किस तरीके से मैनेज करना है ये टोटली आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि मतलब एक होता है ना क्लिनिकल रोटेशन प्लान, जो कि टीचर्स बनाते हैं कि इतने घंटे का अगर क्लिनिकल आवर है इस सेमेस्टर के लिए तो किस तरीके से ड्यूटी कौन कौन से दिन लगानी है, ये सारा टाइम टेबल आपको आपके कॉलेज के साइड से आपके जो क्लास कोऑर्डिनेटर या फिर क्लास टीचर हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगी। तो आपको कब जाना है इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कब जाना है ये आपके टीचर्स आपको बता देंगे, क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट को वो लोग नर्सिंग स्लेव ही समझा जाता है। मैंने 4 साल के जर्नी में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और हर स्टेप पे मुझे यही लगा है कि नर्सिंग स्टूडेंट के साथ बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं, बहुत गलत होता है, मतलब बहुत ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है मेडिकल फील्ड में नर्सिंग स्टूडेंट को। तो ठीक है, अब हम सिस्टम से तो लड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें बता दूं कि नर्सिंग ड्यूटी पे जाने के पहले बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कब स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट होगा कि सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होगा, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। जब भी ड्यूटी स्टार्ट करानी होगी वो आपका कॉलेज आपको रोटेशन प्लान, जिसको आप इजी लैंग्वेज में टाइम टेबल बोलते हो, वो आपको प्रॉपर बना के देगा कि किस किस दिन आपकी ड्यूटी है, कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी है और हॉस्पिटल के कौन से वार्ड में आपकी ड्यूटी है। ये सारी डिटेल्स आपको आपके कॉलेज के साइड से मिलेगी, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो क्लिनिकल ड्यूटी का जो आर है वो आपका कॉलेज आपके लिए डिसाइड करेगा, जस्ट आपको उस टाइम पे प्रेजेंट होना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्लिनिकल अटेंडेंस को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल अटेंडेंस और थियोरेटिकल अटेंडेंस के ऊपर भी मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो की भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी आपके लिए, आप वो वीडियो देख लेना। वैसे अगर देखो क्लिनिकल अटेंडेंस आपकी 100% चाहिए, ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ। अब आपको ये 100% पूरा कैसे करना है, तो स्टार्टिंग में आपकी ड्यूटी 15 दिन की या 1 महीने की लगेगी, ठीक है। तो जितने भी दिन की ड्यूटी लगेगी, अगर आप उतने दिन ड्यूटी गए हो तो ऑटोमेटिकली आपकी 100% अटेंडेंस है। और इन केस अगर आपका कोई तबीयत खराब हो जाता है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है जिस वजह से आप ड्यूटी नहीं गए हो, तो उस दिन आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि मैम इस डेट पे मेरा एब्सेंट हुआ है, तो इस डेट का ड्यूटी मुझे संडे को करना पड़ेगा या फिर मेरा अटेंडेंस मैनेज हो जाएगा। अटेंडेंस मैनेज करना पूरा टीचर्स के हाथ में होता है। अगर टीचर्स अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो अटेंडेंस मैनेज हो जाता है। अदरवाइज अटेंडेंस को लेकर के बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नर्सिंग कॉलेज में, जो प्रॉब्लम मैं अभी तक फेस कर रही हूँ। जैसा कि मेरा पूरा क्लिनिकल मतलब आप कह सकते हो मेरा पूरा नर्सिंग कोर्स का ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट सब कुछ पूरा हो चुका है, बस मेरा अटेंडेंस का क्लियरेंस नहीं है। इस वजह से मुझे अभी भी कभी कभी ड्यूटी जाना पड़ता है या CMS से साइन लेना पड़ता है। मतलब बहुत ही डिप्रेसिव जर्नी है मेरी शुरू से लेकर के एंडिंग तक। जब फाइनली मुझे डिग्री मिल जाएगी, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो मैं अपनी ये जर्नी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो आपको अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस अपने आप को हेल्दी रखना है। और क्या कोशिश करनी है कि अगर 15 दिन की लगाई गई है ड्यूटी या फिर 1 महीने की ड्यूटी लगाई गई है, जितने भी दिन की ड्यूटी लगाई गई है बच्चों ट्राई करना कि उस बीच में कभी एब्सेंट ना करो, उतने दिन जाकर के ड्यूटी कर लो। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत मतलब बट जब आप सक्सेसिव सेमेस्टर में चले जाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से अटेंडेंस मैनेज करना है, बट स्टार्टिंग में कोई आइडिया नहीं होता है। तो बेटर है कि अपने आप को प्रॉब्लम से बचा लो और एब्सेंट नहीं करना ड्यूटी टाइम में, ठीक है।
तो क्लिनिकल ड्यूटी का यही एक रूल रेगुलेशन होता है कि जितने दिन ड्यूटी लगी उतने दिन आपको जाना ही होता है। इसके अलावा अगर आप अटेंडेंस रूल बीएससी नर्सिंग में कैसे फॉलो होता है, अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप देख लेना, ठीक है। तो हमने क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मतलब जिसको पॉकेट आर्टिकल बोलते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। और फिर अब हमने इसके बाद क्या डिस्कस किया कि आपके ड्यूटी आवर्स कैसे होंगे एंड देन आपका अटेंडेंस क्या क्राइटेरिया क्या है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से हॉस्पिटल में जाने पे आपको क्या काम कराया जाता है और आपको कितने क्लिनिकल असाइनमेंट लिखने होते हैं। बात करते हैं क्लिनिकल असाइनमेंट की। तो देखो, अगर मैं पूरे 4 साल के क्लिनिकल असाइनमेंट की एक प्रॉपर लिस्ट आपके साथ शेयर करूं तो इसमें आपका आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर है आपका हेल्थ एजुकेशन, केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, ड्रग बुक, इंस्ट्रूमेंट बुक, ओटी फाइल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। अब ये सब आपको एक साथ नहीं लिखना होता है, सेमेस्टर वाइज आपके क्लिनिकल जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आपके क्लिनिकल फाइल्स बनानी होती हैं, ठीक है। ये जस्ट क्लिनिकल असाइनमेंट के मैंने कुछ नाम बताए हैं आपको, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के क्लिनिकल असाइनमेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अगर हम क्लिनिकल असाइनमेंट की बात करें तो देखो, अगर आपके टीचर्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो क्लिनिकल असाइनमेंट है वो बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर टीचर सपोर्टिव और कोऑपरेटिव नहीं है तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मेंटली प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए, ठीक है। और हाँ, जब भी मैं नर्सिंग की कोई रियलिटी बताती हूँ तो आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं उनको डरा रही हूँ। भाई, मैं आपको डरा के क्या करूँगी? मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, डरा के नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं कभी भी ना शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। जो चीज़ें रियल होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मतलब मेरे बैच के दूसरे मतलब मेरे साथ के बट दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से बात करने पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं चीज़ों को शुगर कोट करके नहीं बताती, यहाँ नर्सिंग बहुत अच्छा है, इसमें ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं। जो चीज़ होता है मैं सिर्फ वही बताती हूँ, एक्स्ट्रा मुझे शुगर कोटिंग नहीं करने आती है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि मैं आपको मिसगाइड करती हूँ या फिर मैं आपको जस्ट डराती हूँ, तो भाई मैं आपकी थिंकिंग नहीं चेंज कर सकती। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, क्योंकि शुगर कोटिंग करना मेरा नेचर नहीं है, ठीक है। तो हम क्लिनिकल असाइनमेंट की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके क्लिनिकल असाइनमेंट होते हैं, जो एक्चुअल क्लिनिकल असाइनमेंट होते हैं, वो सिर्फ आपके मतलब कम होते हैं। सबसे पहला आपका रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होता है। उसमें क्या होता है कि आप क्लिनिकल ड्यूटी पे गए हो, ठीक है। मैं जितने भी क्लिनिकल असाइनमेंट आपको बता रही हूँ ना, इन सबको लिखना कैसे है, इसका फॉर्मेट आपको आपके कॉलेज से आपके टीचर देंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। और बाकी मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस अपलोड तो कर ही रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, ठीक है। तो क्लिनिकल असाइनमेंट की हम बात करें जिसमें हमारा पहला रिपोर्ट प्रेजेंटेशन आता है, तो उसमें ये होता है कि जब आप ड्यूटी पे गए हो, ठीक है, तो आपने कौन से वार्ड में ड्यूटी करी, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है, वहाँ कितने पेशेंट हैं, क्या कौन कौन सा प्रोसीजर है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के करिकुलम में। आपको ये सब चीज़ें एक मतलब डिस्क्रिप्शन जैसे असाइनमेंट लिखते हो ना, तो उस तरीके से एक डिस्क्रिप्शन में A4 शीट पे पूरा लिखना होता है कि उसका एक फॉर्मेट होता है, वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे। तो वो एक रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप अपनी क्लिनिकल ड्यूटी के बारे में सारा रिपोर्ट रिटन फॉर्म में रेडी करते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेन क्लिनिकल असाइनमेंट की बात करें तो मेन क्लिनिकल असाइनमेंट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, 2 हेल्थ एजुकेशन, बस इतना ही होता है। हिस्ट्री कलेक्शन का एक फॉर्मेट होता है कि आप पेशेंट से उसकी हेल्थ हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करते हो, उस फॉर्मेट को आपको A4 शीट पे लिखना होता है। और उस फॉर्मेट में आपने जो पेशेंट से क्वेश्चन पूछा, उसका जो आंसर आपको मिला, वो चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो दैट इज़ द हिस्ट्री कलेक्शन। तो 5 हिस्ट्री कलेक्शन लिखना होता है, मतलब 5 पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन, हेल्थ हिस्ट्री लिखना होता है। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन 5 पेशेंट का करना होता है और उसकी फाइंडिंग्स आपको A4 शीट पे लिखनी होती है। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको आपके कॉलेज से मिलेगा और वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, बस अपने दिमाग में बैठा लो कि ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एक ग्रुप के लिए हेल्थ एजुकेशन होता है और एक इंडिविजुअल के लिए हेल्थ एजुकेशन होता है। हेल्थ एजुकेशन आपको जैसे मान लो आप जब असाइनमेंट अब तक लिखने आए हो तो आप ऐसे वर्टिकली लिखे हो, ठीक है, बट हेल्थ एजुकेशन आपका हॉरिजॉन्टली होता है और ऐसे आप पेजेस को फ्लिप करके 1 बाय 1 पूरे कंटेंट इस पे लिखे रहते हो, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन मतलब आपको 2 टॉपिक मिलता है, एक ग्रुप के लिए मिलता है, एक इंडिविजुअल। तो जब आप हेल्थ एजुकेशन वाला फाइल अपना चेक करा लेते हो तो उस टॉपिक को आपको प्रेजेंट करना होता है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं, जो उनके अटेंडर्स होते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए आपको उसी सेम टॉपिक पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देनी होती है। अब टीचर्स अगर अच्छे हैं तो बोलेंगे कि यूजुअली मुंह से बता दो, थोड़ा बहुत प्रेजेंट कर दो, दैट्स ऑल। अगर टीचर्स वहीं थोड़े स्ट्रिक्ट हैं या परेशान करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आपसे फ्लैश कार्ड बनवाएंगे, आपसे चार्ट पेपर बनवाएंगे, आपसे एवीएट्स बनवाएंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवीएट्स प्रिपेयर
कराएंगे जिसमें लीफलेट, पैम्पलेट, इस तरीके की चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई बीएड कर रहा होगा तो आपको पता होगा कि अगर वो कोई टॉपिक पढ़ाने चाहते हैं तो किस तरीके से साथ में एवीएट्स प्रिपेयर करके ले जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर आप नर्सिंग फील्ड में हेल्थ टीचिंग करते हो तो आपको चीज़ें प्रेजेंट, मतलब चीज़ों को दिखा करके आपको लोगों को समझाना होता है। मान लो अगर आपका टॉपिक मिला है गैस्ट्राइटिस या फिर मतलब कोई भी टॉपिक मिल जाता है, मैं जैसे बताऊं कि हाइपरटेंशन, यूजुअली कुछ बेसिक टॉपिक्स मिलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको हाइपरटेंशन की से रिलेटेड उसका डायग्राम बनाना होता है, उसके कॉजेज, उसका प्रिवेंशन रिलेटेड कुछ लीफलेट्स, पैम्पलेट्स वगैरह रेडी करने होते हैं। हॉस्पिटल वार्ड में लोगों को देना होता है, एजुकेट करना होता है कि मतलब मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज से आई हूँ, मैं आपको इस टॉपिक पे कुछ मतलब नॉलेज देना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो क्लिनिकल असाइनमेंट यूजुअली आपको यही सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ऐसे ही करना होता है। 1 महीने का मतलब जितने दिन की ड्यूटी लगी होती है उसी ड्यूटी ड्यूरेशन में आपको अपना ये सारा काम पूरा करके टीचर्स से साइन लेना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है। बाकी एक होता है आपका लॉग बुक, जिसपे आपके क्लिनिकल नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं। उसमें आपका क्या आता है, बेड मेकिंग आता है, नेल केयर आता है, हेयर केयर आता है, ठीक है, वाइटल साइन आता है। तो मुझे तो ये सब वाइटल साइन थोड़ा साइंटिफिक लगता है। इसके अलावा बेड मेकिंग, हेयर केयर, नेल केयर, ओरल केयर, बेड पेन, बेड यूरिनल, ये सब लगाना मतलब बहुत ही बकवास लगता है कि भाई नर्सिंग स्टूडेंट कम वार्ड आया वाली ज़्यादा फीलिंग आती है। तो सबसे वर्स्ट जो मुझे एक्सपीरियंस रहा दैट इज़ द बेड मेकिंग। मतलब वार्ड में इतने सारे लोग हैं, उसके बीच जाओ जाकर के उनकी बेडशीट सही करनी होती है, मिड एंड कॉर्नर बनाना होता है। तो देखो, जो लोग नर्सिंग में बहुत स्टेबल हैं या जो लोग ये सारे काम करवाते हैं, अभी वो लोग शायद कमेंट करने आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि नर्सेस को ये सब करना पड़ता है, बहुत नोबल प्रोफेशन है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई मैंने इतने पैसे दिए हैं, मैंने इतनी पढ़ाई की है डिजीज़ कंडीशन को समझने के लिए। मुझे लगता है कि जो नर्सेज है ना, वो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का ब्रिज है, ताकि वो जो डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट प्लान कर रहा है उस ट्रीटमेंट को अच्छे से नर्सेज पेशेंट तक डिलीवर कर पाएं। बट एक्चुअल में नर्सेस को पेशेंट का नौकर बना के रखा जाता है। उनकी बेडशीट सही कराओ, उनका बाल कंघी करो, भाई ये सारी काम के लिए वार्ड आया होती हैं, बट स्टूडेंट नर्स ये सारे काम कराए जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। बट क्या कर सकते हैं, मैंने किया है और शायद आप लोगों को भी करना पड़ेगा। यही सैड रियलिटी है बीएससी नर्सिंग की, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो बेड मेकिंग वगैरह करना पड़ता है। ये कुछ जैसे कि कॉलेजेस में ना नर्सिंग फाउंडेशन के लैब होते हैं, तो वहाँ पर आपको बेड मेकिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। कार्बलाइजेशन सिखाया जाएगा कि बेड को किस तरीके से साफ करना है, यूनिट क्लीनिंग बताई जाएगी, ओरल केयर बताया जाएगा, हेयर केयर, पेशेंट के बाल कंघी करना, पेशेंट को ब्रश कराना, पेशेंट को छोड़ो, तो ये सब चीज़ें ठीक है बताई जाएंगी। तो यही रियलिटी है। अब मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताना चाहती हूँ और सच कहो तो वॉर न करना चाहती हूँ। देखो बच्चों, अगर लाइफ में खुश रहना है तो हमें हमारी रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आपने बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया है तो प्लीज़ ये एक्सेप्ट कर लो कि आप नर्सिंग करके नर्स ही बनोगे, आप नर्सिंग करके डॉक्टर नहीं बन सकते हो, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, वियर्ड लगेगा कि दीदी ये क्या बोल रही हैं, बट रियलिटी बता रही हूँ। अगर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि आप जब क्लिनिकल ड्यूटी पे जाओगे तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और अलग अलग टाइप के डिजीज कंडीशन के बारे में बताया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे सिर्फ उतना ही काम आपको सिखाया जाएगा जितना कि वहाँ के पेड नर्सिंग स्टाफ को कोई काम ना करना पड़े। आप उनका सारा काम कर दो और वो आपको इस तरीके से ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका डाइसेक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता है नर्सिंग में, ठीक है। नर्सिंग में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को बस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ाया जाता है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कोई प्रैक्टिकल आपको नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। अगर आपके एनाटॉमी के टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो शायद, और आपके कॉलेज में अगर एनाटॉमी का कोई लैब है तो शायद आपको ले जा करके बोन्स मॉडल वगैरह थोड़ा बहुत बता दिया जाए। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा माइंडसेट है कि आपको डायसेक्शन करना पड़ेगा, सिखाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो प्लीज़ अपने मन में कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो और जब चीज़ें एक के बाद एक जब आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है एज अ स्टूडेंट। तो इसलिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि आप नर्सिंग फील्ड में आए हो तो आप नर्स ही बनोगे, आप डॉक्टर नहीं बनोगे, ठीक है। नर्सिंग करके आप एज अ नर्सिंग ग्रेजुएट ही कहलाओगे, ठीक है। तो आपका डायसेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर या फिर कह लो पूरे फर्स्ट ईयर में आपका नर्सिंग फाउंडेशन ही क्लिनिकल सब्जेक्ट है और उसी के जो प्रोसीजर्स हैं आपको सिर्फ वही कराए जाएंगे और आपको सिर्फ वही करना है, समझ गए। अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वार्ड में आपका क्या काम होता है। तो देखो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका जिस वार्ड में ड्यूटी लगा है वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, आपके टीचर्स जो आपके साथ ड्यूटी पे जा रहे हैं वो कैसे हैं। अगर वो सब अच्छे हैं तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी, अदरवाइज
हर दिन डिप्रेसिव होगा, हर दिन यही लगेगा कि क्यों ही एडमिशन लिया है। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट यही रियलिटी है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट था। बस ये समझ लो कि हर दिन हम रो रो करके बस 4 साल काटे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि हाँ कॉलेज में है एडमिशन लेके अच्छा किया, नहीं, बस ये लगा कि लाइफ में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है इसलिए ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, अदरवाइज ये सब सही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एज अ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वार्ड में आपको क्या काम करना होगा। ओके सो डियर स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो अगर रियलिटी देखा जाए तो अभी आपको नर्सिंग फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही गंदा रूल होता है कि अगर आपकी 4 घंटे की ड्यूटी है तो आपको 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली पेशेंट के बेड के बगल में खड़ा होना रहता है। ठीक है, यूजुअली राइट साइड में, मतलब जिधर देख लो यूनिट टेबल के पास, मतलब ऐसे हाथ पीछे करके उनके गार्ड की तरह आपको खड़े रहना होता है। वो जो भी बोलते हैं उनके सारे काम करने होते हैं, उनके सारी बातें माननी होती हैं। मतलब ये मुझे बहुत ही खराब लगता है बट ठीक है, फर्स्ट ईयर के बच्चों से यही कराया जाता है। टीचर्स राउंड पे आएंगे वार्ड में तो देखेंगे अगर आप बैठे मिल गए तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं कि आपका अटेंडेंस एब्सेंट कर देते हैं। मतलब हमारे साथ तो यही होता था, हमें 4-4 घंटे 5-5 घंटे वार्ड में ऐसे ही खड़ा रखा जाता था पेशेंट के साइड में। और अगर कभी होता है यार 4 घंटे 5 घंटे लगातार आप खड़े हो, मतलब बच्चे ही तो हैं फर्स्ट ईयर में, कितने बड़े हो गए हैं। कभी होता है ऐसे सीवियर बैक पेन, एंकल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था, ये पूरा ऐसे लगता था कि पीछे से कोई मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत पेन होता था। फिर भी हम ऐसे खड़े रहते थे। और कभी कभी बहुत ज़्यादा होता ना कि नहीं अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो सकती, और कभी बैठ जाते थे और उस बीच टीचर्स आ जाती थी तो हमारा अटेंडेंस एब्सेंट कर दिया जाता था। मतलब बहुत प्रॉब्लम हमने झेला है अपने फर्स्ट ईयर में। तो इस तरीके का रूटीन होता है कि एक रूल होता है कि आपको बैठना नहीं है। ठीक है, बट अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, वार्ड में जो स्टाफ है वो अच्छे हैं, तो आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप बैठ जाओ, अगर कोई काम होगा तो हम आपको बताएंगे, वो काम आप कर देना। बाकी अगर पेशेंट के किसी अटेंडर को बुलाना है या फिर पेशेंट की कोई बात नर्सिंग सीनियर स्टाफ तक पहुंचानी है तो ये सारा काम आपसे ही कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई कंफर्ट डिवाइसेस पेशेंट को प्रोवाइड करना है तो अभी कंफर्ट डिवाइसेस क्या है मैं आपको बताऊंगी, ये सारा काम आपका होता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वार्ड में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, वो होता है कि जितने पेशेंट है वार्ड में सबका वाइटल साइन या फिर सबका वाइटल असेसमेंट आपको लेना होता है। मतलब सबका बीपी, सुबह सुबह जाओगे आपको वार्ड से बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्पाइरोमैनोमीटर बोलते हैं वो आपको दे दिया जाएगा, पल्स ऑक्सीमीटर आपको दे दिया जाएगा, बाकी थर्मामीटर आप अपना यूज़ करो। सबका टेम्परेचर, पल्स, ठीक है, बीपी, ऑक्सीजन लेवल दैट इज द SpO2 सब कुछ आपको चेक करके पूरा लिस्ट बना करके मतलब वार्ड में जो भी नर्सिंग हेड इंचार्ज है या फिर जो भी वहाँ का स्टाफ है उसको आपको देना होता है। तो मेन काम आपका ये होता है कि सबका वाइटल साइन असेस करना। तो ये एक चीज़ मुझे ठीक लगती है कि हाँ फर्स्ट ईयर में आपको चलो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे कोई काम कराया जा रहा है। अदरवाइज तो यूरिन देख के बताओ कितना ml कलेक्ट हुआ है, पेशेंट का मतलब पेशेंट ने ब्रश किया कि नहीं किया, पेशेंट की बेडशीट सही करो, पेशेंट का पिलो लगाओ, मतलब यही सारे काम कराए जाते हैं। तो वाइटल साइन थोड़ा ठीक है, इसके अलावा तो सब मुझे यूजलेस ही लगता है। बाकी जैसे कि मैंने कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में बताया, देखो आप अपना सिलेबस देखो नर्सिंग फाउंडेशन का, जिन बच्चों के पास नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस नहीं है वो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे @syllabus करके मैसेज कर दो, मैं आपको बीएससी नर्सिंग का सिलेबस भेज दूंगी। तो आप उसमें से जब नर्सिंग फाउंडेशन का सिलेबस देखोगे तो उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज द वाइटल साइन और दूसरा है कंफर्ट रेस्ट डिवाइसेस। ये 2 यूनिट क्लिनिकल ड्यूटी पे जाने के पहले अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये 2 यूनिट का अगर आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा तो आप मतलब एज अ नर्सिंग फ्रेशर स्टूडेंट हॉस्पिटल के काम को बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको क्लिनिकल ड्यूटी में करनी होती है। और सबसे बड़ा एक मिथ है, सबको लगता है कि भाई फर्स्ट ईयर में ही इंजेक्शन लगाना सिखा दिया जाता है, फाइल कैसे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है ये बता दिया जाता है। तो मेरी बात सुनो, फर्स्ट सेमेस्टर में भाई इंजेक्शन लगाना मुझे पता है नर्सेज को बहुत ही मतलब एक कॉमन चीज़ है कि नर्सेज इंजेक्शन ही तो लगाती हैं और क्या करती हैं। चीज़ें आपको बताई जाएंगी बट धीरे धीरे बताई जाएंगी, और ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आके आपको बताएगा सिखाएगा। ये सब क्या होता है ना कि आप वार्ड में काम कर रहे हो, डेली जा रहे हो, तो वहाँ पे जो सीनियर स्टाफ है किसी पेशेंट का ड्रिप कनेक्ट कर रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा ना रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर या मैम थोड़ा मुझे भी बता दीजिए, तो वो आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखाएंगे। और यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं दिया जाता है, बट आप सेकंड सेमेस्टर या फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक आप इंजेक्शन लगाना सीख जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आ रहा है, आपको चांस नहीं मिला डोजिंग करने का, जिसको हम डोजिंग बोलते हैं, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि भाई पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग में आपको इंजेक्शन ही लगाना है, तो आप बहुत आराम से सीख जाओगे। उसके लिए फर्स्ट ईयर में परेशान मत होना। ठीक है, इसके अलावा जो रियलिटी थी क्लिनिकल ड्यूटी की मैं आपको बता चुकी हूँ, और एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटली प्रिपेयर रहो। अगर आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि आप जब ड्यूटी में जाओगे तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी, ठीक है, आपके आगे पीछे लोग सर सर मैम मैम करते घूमेंगे, या लोग आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखेंगे कि अरे ये नर्सिंग स्टूडेंट है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारा कॉलेज अगर अच्छा है, ठीक है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता नर्सिंग स्टूडेंट को लेकर के, तब तो चीज़ें अच्छी है। अदरवाइज अगर हम इंडियन सोसाइटी, पूरी इंडियन सोसाइटी की बात करें ना, तो ना तो नर्सिंग स्टूडेंट की कोई रिस्पेक्ट है और ना ही
नर्सिंग स्टाफ की कोई रिस्पेक्ट है। इवन आप देख रहे हो कि डॉक्टर्स की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं, बट फिर भी डॉक्टर्स का कुछ लेवल पे कहीं कहीं रिस्पेक्ट है, बट नर्सेज का और नर्सिंग स्टूडेंट का कहीं कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो भाई देखो, अगर आपके मन में है कि बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत रिस्पेक्टफुल रहेगा, तो ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो। अगर चीज़ें अच्छी हैं, कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है, तो आप लकी हो, आप 0.1% के लकी स्टूडेंट की लिस्ट में आते हो। बट अगर चीज़ें टॉक्सिक हैं, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि अब एडमिशन ले लिया है तो 4 साल ये एक जर्नी है जो आपको पूरी करनी है, ठीक है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी नर्सिंग कॉलेज का यही हाल है। सो आई होप क्लिनिकल ड्यूटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे यूजुअली मुझे बताना था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में। बट स्टिल आपके मन में कोई ऐसा डाउट है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, या फिर पॉसिबल होगा तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या फिर किसी भी सेमेस्टर की कोई भी नोट्स मुझसे बाय करना चाहते हो, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की नोट्स का प्राइस है बेटा 149 रुपीज़ फॉर ईच सब्जेक्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे @149 नोट्स या और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए वो लिख करके मुझे टेक्स्ट कर दो। बाकी नोट्स की सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।